आम चुनाव का पांचवां चरण सबसे बड़ा होने के साथ यूपीए, एनडीए और गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी दलों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 6 तस्वीरों से होगी शुरुआत। बेंगलुरु, भोपाल, बाड़मेर, बरेली, महासमुंद और पुणे की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु अगर आप चले जाइए, बाड़मेर जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर असल में जसवंत सिंह और कर्नल सोनाराम के बीच में मुकाबला है। जसवंत सिंह जो बीजेपी के से नाराज हुए थे, उसके बाद बीजेपी से उन्हें एक्सपेल आउट किया गया, और उसके बाद कर्नल सोनाराम। हालांकि बाड़मेर में पिछले दिनों वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा देते हैं। 11 बजे तक यूपी में 25% मतदान हुआ है। 11 बजे तक कर्नाटक में 18% वोटिंग हुई है। राजस्थान में 21% वोटिंग हुई है। और इसके अलावा यूपी में 25% वोट हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है तब सुबह से लेकर के अब तक। जम्मू कश्मीर की 1 सीट, यूपी की 11 सीट, राजस्थान की 20, बिहार की 7, पश्चिम बंगाल की 4, मणिपुर की 1, झारखंड की 6, ओडिशा की 11, मध्य प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 19, कर्नाटक की 28 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। 12 राज्यों की 121 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहा है। पांचवां चरण है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महायुद्ध कहा जा रहा है, और सब महायज्ञ में महाआहुति डाली जा रही है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय उपाध्याय, उनके पास हम चलेंगे। अनुज गुप्ता अब से कुछ देर पहले हमारे साथ में थे, आगे जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा सतीश पेडनेकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। तमाम पैनल्स के साथ में बातचीत होगी। अजय उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस पांचवें चरण के बारे में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो बहुत क्रूशियल ये है ही, क्योंकि पिछली बार दोनों का ही प्रदर्शन काफी बैलेंस्ड रहा था इस 5th फेज में जितनी भी सीटें आती हैं। लेकिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल अगर मैं चला जाऊं तो गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी दलों के लिए ये कितना ज्यादा डिसाइसिव है? देखिए, जहां तक सवाल है ये ईस्टर्न इंडिया का, जिसमें कि उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों की हम बात कर रहे हैं, या बिहार की कुछ सीटें हैं उसमें जहां पे आज मतदान हो रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित इलाके हैं, जहानाबाद है या आरा है या बाकी इलाके हैं। तो अब आप ये देखिए कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो बीजेडी और टीएमसी, ये 2 बड़ी पार्टीज उड़ीसा और बंगाल में निकल के सामने आती हैं। तो बीजेडी के बारे में अभी जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं या बाकी सारी चीजें हैं, और जो कुछ भी देखने से अनुभव आता है, वो ये बताता है कि वहां पे बीजेडी को शायद कुछ नुकसान हो, कांग्रेस को भी कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां पर सौम्य रंजन पटनायक ने अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाई है और तमाम लोगों को टिकट दिया है जो कांग्रेस से नाराज थे और कांग्रेस से निकाल दिए गए थे। ये सौम्य रंजन पटनायक जानकी वल्लभ पटनायक के दामाद हैं, और जो अभी भी असम में कांग्रेस के गवर्नर हैं, मतलब गवर्नर हैं असम में। तो ये सौम्य रंजन पटनायक ने जिस ढंग से कैंडिडेट्स को खड़ा किया, उससे भी मुझे लगता है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं कांग्रेस को भी नुकसान होगा, और उसका फायदा बाकी पार्टीज को मिल सकता है। बीजेपी को भी कुछ फायदा कुछ इलाकों में मिल सकता है। कुछ इलाकों में जहां पे ट्रेडिशनली ट्राइबल जो एरिया है और जहां पे कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक थी, और ऐसे लोग जो पहले गैर कांग्रेसी पार्टीज से टिकट पाते थे, अभी वो फिलहाल कांग्रेस में वो लोग हैं, श्रीकांत जेना हैं या बाकी कालाहांडी से दूसरे लोग हैं। तो ये वो इलाका है जहां से शायद कांग्रेस को थोड़ी बहुत गिरदर गमांग है। ये लोग ट्रेडिशनली वहां के स्ट्रांग कैंडिडेट्स रहे हैं, वहां पे तो थोड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन वहां पे ये भी दिखाई पड़ता है कि शायद बीजेपी को भी कुछ एज मिल सकता है, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट एज होगा अगर वहां पे मिलता है। और जहां तक बीजेडी का सवाल है, उसकी तो स्थिति अच्छी है, बगैर अलायंस के भी वो सरवाइव कर रहे हैं और ठीक ढंग से सरवाइव कर रहे हैं। मुझे लगता है इस इलेक्शन में भी ठीक ढंग से सरवाइव करेंगे। लेकिन जो कुछ भी डेंट होगा, उस डेंट का फायदा बाकी लोगों को मिल सकता है। चलिए एक बार अब राजस्थान का रुख करेंगे। राजस्थान की 20 सीटें जहां पर चुनाव होने जा रहा है, गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अजमेर, नागौर, पाली, ये तमाम सीटें हैं। श्रीपाल शक्तावत का एक बार रुख होगा।
श्रीपाल, मैं जयपुर की दोनों ही सीटों के बारे में समझना चाहूंगा आपसे। जयपुर ग्रामीण के बारे में भी जानकारी चाहूंगा, जयपुर के बारे में भी जानकारी चाहूंगा। सीपी जोशी और राज्यवर्धन सिंह राठौर की जो टक्कर है, उस टक्कर में जयपुर ग्रामीण में अभी तक का ट्रेंड क्या कुछ आ रहा है, और जयपुर की जो डॉक्टर महेश जोशी और रामचरण बोहरा की जो टक्कर है, इसके बारे में और अपडेट आपके पास क्या है श्रीपाल? राशिद, सीपी जोशी के यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम गए थे, वहां पर कहीं न कहीं एक मायूसी नजर आ रही थी, और राज्यवर्धन सिंह जो कि एथलीट है, सेना के अधिकारी रहे हैं, वो एक स्फूर्ति के साथ पूरे इलाके में घूम रहे हैं। इस वक्त राशिद हमारे साथ वो तमाम वोटर हैं जिनके नाम नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार के जो वोटर हैं, जब वो यहाँ पर आकर उन्हें पता चलता है कि उनका आई कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन उनके पास उनका नाम नहीं है और वो वोट नहीं दे पा रहे, कितना निराशा हुई आपको? मतलब अब तो 5 साल बाद ही मौका आया, तो इसलिए हम लोग पहले भी आए थे, तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं है वोटर आईडी में नाम, अभी भी नहीं है। कितना उत्साहित थे, क्योंकि ये कैंपेन लगातार चला गया, हर व्यक्ति मतदान करे अपना। हाँ, तो था तो सही बहुत, पर अब नहीं हुआ तो ठीक है। अच्छा, आप कितने साल से वोट दे रहे थे, आपका नाम क्यों नहीं है? हमेशा से दे रहे हैं हम तो, 84 से दे रहे हैं। इस बार ही ऐसा हुआ है कि हमारा नाम नहीं है लिस्ट में, जबकि नाम लिख कर लेकर गए हैं जिन लोगों को यहाँ पर भेजा गया था। वोटर आईडी कार्ड है? बिल्कुल है। अच्छा, आप कितने साल से दे रहे हैं और क्या हुआ आपके साथ? देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ पीएफ कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा नाम सुधाकर मिश्रा है। मैं अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पर वोट देने के लिए आया, मालूम पड़ा कि लिस्ट में नाम ही नहीं है मेरा। लेकिन मैं 84 से इस कॉलोनी जब से बसी है, जब से मैं रहा करता हूँ, कॉलोनी के स्टार्टिंग जब से यहाँ पर लोगों ने आना चालू किया था, जब से हूँ मैं यहाँ पर, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, किसी का भी हो, मैं हमेशा वोट डालता चला आ रहा हूँ। अब की बार पता नहीं कि जितना गवर्नमेंट प्रचार करती है कि वोटर्स को यह सुविधा दी जाएगी, इस तरह दी जाएगी, इस तरह से कार्ड हो तब भी वोट डालने दिया जाएगा, मुझे लगता है सब ये केवल दिखावा है और कुछ भी नहीं है। राशिद, ये हाल उस इलाके का है जहाँ से विधानसभा सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है, और 1 किलोमीटर की दूरी पर शासन सचिवालय है, हाईकोर्ट है, और साथ ही मुख्यमंत्री निवास है, राज्यपाल का निवास है, पोस्ट इलाका है पूरा। अगर पूरे जयपुर और जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो जयपुर में महेश जोशी विकास के बूते, और एक पत्रिका की तरफ से जो सर्वे किया गया था सांसदों का, 20 सर्वश्रेष्ठ सांसदों का, उसके बूते चुनाव मैदान में थे। उनका कहना है कि वो 17वें नंबर पर पूरे देश में माने गए अपने कामकाज के आधार पर। और वहीं बीजेपी कि रामचरण बोहरा यहाँ पर मोदी की लहर पर सवार है, और इसी तरह से राज्यवर्धन सिंह भी वसुंधरा राजे सरकार के कामकाज और मोदी की लहर पर सवार है, और साथ ही सीपी जोशी अपने राजनीतिक अनुभव, संसदीय अनुभव, उनके आधार पर चुनाव मैदान में टिके हुए हैं। आप रहिए श्रीपाल शक्तावत, आपके पास दोबारा लौट करके आऊंगा। एक बार जो मेरा पूरा पैनल है इसे इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी, आप कांग्रेस की नेता हैं, अमिताभ सिन्हा बीजेपी के नेता हैं, उनके ठीक बगल में स्मिता मिश्रा आपको नजर आ रही है, दीपक रथ आपको नजर आ रहे हैं, मानस बनर्जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीपक रथ भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्मिता मिश्रा भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही अनिल बंसल और अजय कुमार जी, ये दोनों भी पत्रकारों का पैनल हमारे साथ में है। मैं चाहूंगा कि प्रियंका जी के साथ में अमिताभ सिन्हा को जरूर दिखाया जाए। प्रियंका जी, 5वां चरण है, 121 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। ये पिछले 5 चरणों में मैं क्या सुन रहा हूं, ये मोदी लहर ये है क्या? कुछ कांग्रेस के समझ में आया क्या? क्योंकि पत्रकार तो अलग अलग अपनी परसेप्शन दिखा रहे हैं। देखिए, मोदी लहर जितना हमने पेपरों में पढ़ा और टेलीविजन के माध्यम से सुना या सोशल मीडिया पे सुना, वहीं तक सीमित रहेगा। जब लोग वोट करने आएंगे तो सच्ची मोदी लहर क्या निकलेगी वो 16 मई को पता चलेगा। हम ये बार बार कहते आ रहे हैं कि लहर सिर्फ टेलीविजन चैनलों पे दिख रही है या न्यूज़पेपर्स में दिख रही है या सोशल मीडिया पे दिख रही है। जो लहर सच में लोगों की निकली है वोट करने, वो किसको वोट डालेगी वो 16 तारीख को पता चलेगा। प्रियंका जी, देखिए, पॉलिटिकल कन्वीनियंस ये कहता है कि जब भी कोई वोट करने के लिए निकले, उसे कई बार जो तमाम राजनीतिक पंडित होते हैं, कई बार एंटी इनकम्बेंसी बोल देते हैं, कई बार प्रो इनकम्बेंसी बोल देते हैं। जाहिर सी बात है, आप अपने चश्मे से देखेंगे, अमिताभ जी यहां पर बैठे हुए हैं और वो अपने चश्मे से देखेंगे। हालांकि मैं उनके इस चश्मे की बात नहीं कर रहा, अपने राजनीतिक चश्मे की बात कर रहा हूं। अलग अलग चश्मे से देखेंगे। अमिताभ सिन्हा, प्रियंका जी का ये कहना है कि कोई मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर का सिर्फ अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है, मैगजीन्स में मिल रहा है, टीवी चैनल्स में दिख रहा है, लेकिन 16 मई को ये पता चलेगा कोई लहर थी नहीं। मैं तो ये राशिद जी करना चाहता हूं कि जो अभी की स्थितियां हैं उसमें लहर है या नहीं ये बात अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि एक रवैया है, वो रवैया कांग्रेस का शुतुरमुर्गी रवैया है।
शुतुरमुर्गी रवैया ये कि एक तूफान जब मरुस्थल में आता है तो शुतुरमुर्ग अपना सर छुपा लेता है और सोचता है तूफान से बच जाऊंगा। ये बस वही है और कुछ नहीं है। और इसमें श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अपनी परफॉर्मेंस या भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान और जो तूफान या लहर जो भी है वो अपनी जगह पे है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरे माहौल में। जो लहर की बात करिए, मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूं, चैनल्स में जो पत्रकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि जहां भी आप जाओ, जिससे भी बात करो, वो ये कहता है कि इस बार हम नरेंद्र मोदी के लिए बात कर रहे हैं। देखिए ये नब्ज है जनता की, और यदि कांग्रेस ने यही किया 2009 से 2014 का ये जो यूपीए 2 है, इसमें नब्ज की चिंता ही नहीं की बल्कि उसकी अवहेलना की। उसने उसका लगातार एक तरह का अपमान किया उस नब्ज का, उस अपेक्षाओं का, जनता की अपेक्षाओं का। और इसका ही ये कारण है कि ये स्थिति कांग्रेस के नेताओं की भी समझ में, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता कोई जमीन से कटे हुए हैं, वो भी जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके पास अब बोलने के लिए सामने सार्वजनिक रूप से कुछ है नहीं। मैं बात सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं कि यदि ऐसी स्थिति आई है तो इसके लिए ये कहते हैं मीडिया की जिम्मेवारी तय करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के विज्ञापन और उनके प्रोपेगेंडा मशीनरी के ऊपर तय करते हैं। मैं इतना एक प्रश्न करना चाहता हूं, अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री के जो उनके मुख्य सलाहकार बारू जी थे, उन्होंने कहा, पारिख ने कहा कि लगातार 10 जनपद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विषयों पर निर्णय हुआ। देश की जनता देखिए अब मूर्ख और अंधी नहीं है, मूर्ख और अंधी नहीं है। आपकी सारी बातें अमिताभ जी पता है, मानस जी अभी आ रहा हूं आपके पास में। अमिताभ जी पता है, मैं एक चीज व्यक्तिगत तौर पर एक समझता हूं कि जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपनी ये शहादत नौकरी करने के दौरान क्यों नहीं दिखाते। ये अपनी शहादत जब नौकरी चली जाती है या फिर वो रिटायर हो चुके होते हैं, सरकार में डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं होते, उसी के बाद ये किताब छपती है, इसलिए उसको बेस ना बनाइए। बाकी आपकी बातें सब्सटेंशियल है, आप हमेशा सब्सटेंशियल बोलते हैं। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, अमिताभ सिन्हा ये क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो शुतुरमुर्गी रवैया अपनाती है और जब परेशानी में आ जाते हैं रेगिस्तान में जाकर के अपना सब्दे मारते हैं। देखिए अमिताभ जी को जो कहना है वो कह सकते हैं, जो उनकी पर्सनल ओपिनियन होगी या उनकी पार्टी की राय ही ऐसी है, जिस तरीके से वो पर्सनल अटैक करते हैं उसी तरीके से अमिताभ जी अभी बात कर रहे थे। उनका संजय बारू की किताब को बीच में लाना या किसी तरह की अटैक करना कांग्रेस को लेकर, आप लोगों का शादी अटैक पर्सनल नहीं था क्या मैडम? तो वो मोदी जी की बात करते, ना कि शादी अटैक, ना कि आपका पर्सनल नहीं था क्या? कैन आई टॉक? क्या मैं बात कर सकती हूँ? क्या मैं बात कर सकती हूँ? बोलिए। अब आप पहले सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं एक साथ जवाब दूंगी। आप सवाल पूछ लीजिए, पर मुझे बीच में मत टोकिएगा। आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए आप। नहीं, आपने एक सवाल मुझसे भी पूछा था जब मैं बात कर रही थी, आप वो सवाल पूरा करिए तभी अब मैं जवाब क्योंकि आपने पर्सनल अटैक की बात की है, तो नरेंद्र मोदी जी की शादी को लेकर के, उनके एफिडेविट को लेकर के पर्सनल अटैक तो कांग्रेस ने भी किया ना मैम? नहीं, मैं एक और सिर्फ बात करना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। अच्छा, मैं इसका जवाब दूंगी। नहीं, अभी मैं इनको इंटरप्ट नहीं करने दूंगी, मैं इनको इंटरप्ट नहीं करने दूंगी। आपने सवाल पूछूंगी, आपने एक सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए अमिताभ जी। आप अपना सवाल जवाब जो भी है मेरे जवाब की बात दीजिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं एडिशन कर रहा था। अच्छा, आपने पर्सनल अटैक की बात की, नरेंद्र मोदी के पर्सनल अटैक की बात की। मैं आपको फिर से रिमाइंड करूं, हमने हर फोरम में हर बार हमने यही कहा है, ये उनकी निजी जिंदगी के बारे में नहीं है। उनकी शादी सुखद रही, दुखद रही, उन्हें छोड़ा रखा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने बहुत क्लियरली हर जगह पे कहा है कि ये उनके जो उन्हें झूठ बोला अपने 3 एफिडेविट में, अब तक डिक्लेयर नहीं किया कि वो उनकी शादी हो चुकी है। और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपल्सरी किया था कि कोई भी कॉलम छूटा नहीं रहना चाहिए, तब उन्होंने डिक्लेयर किया। जब उनको कॉर्नर किया गया तब उन्होंने साइलेंट होते थे उस हर रैली में आकर। एक सेकेंड, एक मिनट, आप कुछ भी प्रलाप करेंगे? नहीं, ये झूठ नहीं है। आप लोग झूठ पर झूठ बोलेंगे। नरेंद्र मोदी ने कभी झूठ नहीं कहा। वो कॉलम खाली था, वो कॉलम खाली रखना झूठ नहीं होता है। क्लियर इंटेंट वो कानून नहीं था, वो आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? नहीं, देखिए आप गलत बयानी ना करें। एफिडेविट में कानून हुआ, एफिडेविट में नहीं बताना, आप देखिए, आप यदि गलत बयानी करेंगी तो मैं माफी चाहूंगा, मैं इंटरप्ट करूंगा। आप नरेंद्र मोदी को झूठा बोल रही हैं। वो कॉलम था जो खाली रखते थे, इस बार वो कंपल्सरी हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि यस आई एक्सेप्ट। लेकिन वो शादी जो थी वो चूंकि एक कंज्यूमेट नहीं हुई थी, वो शादी अलग थी, इसलिए वो उसको नहीं शामिल करते थे उस कॉलम में। लेकिन जब तय हुआ तो आप झूठ कैसे बोलते? अमिताभ जी, मैंने माफी चाहता हूँ। अमिताभ जी, मैंने अपने डिबेट में मैंने शुरू में ही कहा था कि उनकी शादी सुखद रही, दुखद रही, तो चल रही है, नहीं चल रही है, मत करिए। रिश्तेदार हैं, हमें उससे कोई लेना नहीं। मैं करूंगी,
मैं करूंगी, क्योंकि एफिडेविट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और उसमें आपने वो सच्चाई छुपाई है, वो सच्चाई छुपाई है। प्रकाश जावड़ेकर कुछ बोला, मैं सुन लेता हूं उसके बाद। Coming with enthusiasm and voting, I think they are going to give a very positive, decisive mandate to the Modi-led government, and therefore we are very happy with the way the brisk polling is happening all over the places, and we are very confident to gain major seats in this phase also, and will gain clear-cut majority at the end of the all phases. आज जो and we are very confident to gain major seats in this phase also, and will gain clear-cut majority at the end of the all phases. आज जो चुनाव हो रहा है उसका हमें बहुत ही ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है, और चारों चरणों को अगर एकत्रित देखें तो दिशा देश की साफ है। मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए लोग पूरा बहुमत के साथ हमें मैंडेट देने जा रहे हैं, जनादेश दे रहे हैं, और इस जनादेश का इस तरह से उमंग। चलिए प्रकाश जावड़ेकर को जी मानस जी अपनी बात पूरी करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर को सुन रहे थे आप, बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर, जिन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। उनका ये कहना था कि ये एक ऐसी लहर है, एक ऐसी वेव है जिसमें हमें क्लियर मेजॉरिटी मिलने जा रही है, 16 मई को पूरा देश देख लेगा। एक बार चलते हैं हम महाराष्ट्र के पुणे, जहां मेरे सहयोगी राजेश मौजूद है। राजेश, पुणे में क्या चल रहा है? और साथ ही मैं समझना चाहूंगा पुणे के अलावा क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं आपको? हालांकि आप पुणे में हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बारामती से मैं जानना चाहूंगा क्या मिल रही हैं आपको? अहमदनगर, शिरडी, बीड, परभनी, नांदेड़, सोलापुर, सांगली, सतारा, इन सब जगहों से रिपोर्ट्स क्या मिल रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं राशिद आपको बता दूं कि जिस पोलिंग बूथ पे मैं खड़ा हूं वहां पे सुरेश कलमाडी जो है, जो वर्तमान सांसद हैं पुणे के, वो आए थे अभी वोट डालने, और उनसे हमने जब बात की काफी दुखी दिखाई दे रहे थे वो, और हमने ये पूछा कि आप पे भी आरोप लगे थे, अशोक चौहान पे भी आरोप लगे थे, अशोक चौहान को कांग्रेस ने टिकट दिया, आपको नहीं दिया। तो उनका कहना था कि वो लकी हैं ज्यादा, हम उतने लकी नहीं है। और पुणे की अगर बात करें तो उनका कहना कि मैंने जो काम किया उस वजह से यहाँ का कैंडिडेट जीत जाएगा, और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया एक कलमाडी इफेक्ट है पुणे में, और कोई इफेक्ट और कोई कैंडिडेट जो है उसकी वजह से जीतेगा ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी की वजह से ये कैंडिडेट जीतेगा ऐसी बात नहीं है, कलमाडी इफेक्ट की वजह से वो जीतेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर वोटिंग की बात करें तो जितनी जगहों का आपने नाम लिया, नांदेड़ की बात करें, बीड की बात करें, बारामती की बात करें, उत्साह काफी ज्यादा है लोगों में। पुणे में हमने सवेरे से कई लोगों से बात की और सबका एक ही मत था कि परिवर्तन उन्हें चाहिए। किस रूप में चाहिए वो 16 मई को नजर आएगा, लेकिन परिवर्तन की बात सब कर रहे थे। करप्शन और महिलाओं की सुरक्षा की जो मुद्दे हैं वो पुणे में जो है वो खासे वोटिंग के दौरान जो है वो मतदाता उससे दिमाग में रख के वोट दे रहे हैं। जी राशिद, ठीक है राजेश, आप रहिए, आपके पास मैं दोबारा लौट करके आऊंगा। अब बाकी पैनलिस्ट के पास भी मैं चलता हूं। स्मिता मिश्रा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जो 5th फेज है इसे लेकर के जब मैं पार्टिकुलर बात करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि 5वें चरण में कई आयाराम गयाराम की किस्मत का भी फैसला होना है। जैसे आप पूर्व मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के हैं BS येदियुरप्पा, उनकी बीजेपी में वापसी हुई है, लौट आए हैं। जसवंत सिंह, श्रीरामुलु, रामकृपाल यादव, भागीरथ प्रसाद, RK सिंह जैसे लोग भी आयाराम गयाराम, हालांकि ठीक है ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में आ गए। ये आयाराम गयाराम वाली जो पॉलिटिक्स होती है इसे जनता देखती किस तरह है स्मिता मिश्रा? नहीं, मुझे लगता है कि जो भी चुनाव ऐसे मोड़ पर आता है जिसमें कि देश की पॉलिटिक्स में कोई बड़ा परिवर्तन दिखेगा, यानी इस समय जो एस्टैब्लिश पार्टीज हैं और एस्टैब्लिश नेता हैं उसमें कोई मेजर उथल पुथल होगी, बहुत बड़े स्केल पर चीजें इधर से उधर होंगी, तो उसी अनुपात में फिर नेता भी इधर से उधर होते हैं और अलायंसेस भी इधर से उधर होती हैं। अगर आपने आयाराम गयाराम का जो मुहावरा इस्तेमाल किया, आपने इंडिविजुअल नेताओं के उसको संदर्भ में इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो इस फॉर्मूला को अलायंसेस के संदर्भ में भी देख सकते हैं। रामविलास पासवान जिन नरेंद्र मोदी के सवाल पर एनडीए छोड़कर सरकार से गए थे, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए में लौट आए हैं। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू एनडीए में लौट आए हैं और लौटने के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले ये भी हमसे छुपा हुआ नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि राजनीति में एक शाश्वत प्रक्रिया हो चुकी है। जब भी कोई चुनाव आता है तो कुछ तो इधर के उधर होते हैं, लेकिन
जो भी चुनाव ऐसा होता है जिसमें कि कोई एक डिसाइसिव परिवर्तन होगा, यानी चीजें आमूल रूप से इधर से उधर उलटफेर होंगे, तो उसमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में आपके सामने है क्या हुआ, बिहार में आपने रामकृपाल यादव जी का लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो एक ब्रॉड बात हुई, एक मोटी बात हुई, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें तो मुझे लगता है कि बदलाव के कारण अलग अलग रहे हैं। कहीं किसी को अपनी पार्टी पर भरोसा था लेकिन टिकट नहीं मिला तो भरोसा टूट गया, तो दूसरे मतलब बागीचे की तरफ उसको देखना पड़ा, क्योंकि कोई अपना राजनीतिक करियर इसमें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, सबका भविष्य जुड़ा हुआ है। कहीं ये हुआ कि पार्टी को ही एहसास हुआ कि हमने आज पिछले समय जो किया था वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसानदायक हुआ, जैसे बीएस येदियुरप्पा लौट आए। इसी तरह से कहीं ये हुआ कि लोगों के आपसी समीकरण, स्थानीय समीकरण कुछ इस रूप में बदल गए कि उस तरह से पार्टी और टिकट और सिंबल बदल गया। तो मुझे नहीं लगता कि आयाराम गयाराम की ये जो नमूने देखने को मिले हैं, इनमें कुल मिलाकर कोई एक आप इसमें स्टैंडर्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दीपक जी, आप अपनी बात इससे पहले की पूरी करें, एक एक करके मैं सभी के पास में आऊंगा।